गुड मॉर्निंग यशराज, गुड मॉर्निंग संदीप, गुड मॉर्निंग दिशा, गुड मॉर्निंग समीर, गुड मॉर्निंग इशिता, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग मंथन, गुड मॉर्निंग गगन। सॉरी, आज आईडी लॉगिन में मुझे खुद को प्रॉब्लम आई है। पिछले 10 मिनट से ट्राई कर रही हूँ, अभी कहीं जाके आईडी लॉगिन हुई है। इस इसका जो साइट का जो पेज है वो ही ओपन नहीं होता, तो वहां पे थोड़ा सा 10 मिनट के बाद अभी आईडी लॉगिन हुई है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। पेज नहीं खुल रहा था साइट का जो है पर्टिकुलर। गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग संजना। ओके, बिजनेस लॉ और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो अपना चैप्टर था। मीनिंग ऑफ लॉ है डिस्कस कर लिया था, यहाँ पे अपना बात चल रहा था। ओवरऑल जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ। आई होप पीछे के जितने भी नोट्स है वो सब स्टूडेंट ने कंप्लीट करे हैं। मैंने आज ट्यूसडे के लिए आपको बोला था, ठीक है, कि मैं बोलूंगी आपको चेकिंग के लिए, मैं मंगवाऊंगी नोटबुक है। तो किस किस का काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक। जितने भी चैप्टर्स हुए हैं कंप्लीट नोट्स किस किस स्टूडेंट ने बनाए नहीं है, ईमानदारी से बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि उनका हो गया तो मेरा भी हो गया है। मैं कॉपीज है वो पीडीएफ मंगवाऊंगी मैं ग्रुप में आज, फटाफट। जिसका कंप्लीट हो गया, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ, एक पे वो अभी इनकम कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है गगन, मैम 7 चैप्टर तक हो गया, एक का नहीं हुआ। ओके मैम, एक का नीड पे हूँ। ठीक है सीमा, वेरी गुड बेटा। यशराज का नहीं हुआ। ठीक है निकिता, 8 का चैप्टर एडवर्टाइजमेंट तक हुआ है। ठीक है, तबीयत खराब की ओके। हाँ तो ठीक है, आज आज का दिन अपन और मान लेते हैं। ठीक है, आज आज का दिन है ट्यूसडे, ट्यूसडे और ले लीजिए। कल तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, परसों अपना लेक्चर है, तो तब तक मैं मान रही हूँ कि आप कंप्लीट कर लेंगे, है ना। परसों मैं पूछूंगी आपसे, तब तक यशराज कंप्लीट करेंगे आप। ठीक है, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट वर्क है, जिनका थोड़ा बहुत बीच में चल रहा है, उनको तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, 1-2 टॉपिक बाकी है। और जिनके गुड मॉर्निंग वंशिका, और जिसके अभी बहुत ही ज्यादा पेज चल रहे हैं ना, वो भी कंप्लीट करेंगे। आज ट्यूसडे है, कल अपनी क्लास है नहीं, परसों मैं आपसे फिर पूछूंगी। और परसों पूछने का नहीं है, परसों कंप्लीट करना ही करना है कोई भी हालत में। चैप्टर 8 कंप्लीट नहीं किया, ठीक है, करो संजना कंप्लीट, 7 तक है। ठीक है, सभी नोट्स मिल गए थे दीपक से। दीपक ने कौन से नोट्स मंगवा लिए? दीपक क्लास में ही नहीं रहते। ठीक है, अभी डिस्कशन रहने दो। ठीक है, और ये इमोजी का यूजेस है ना, मैंने पहले भी आप लोगों को बोला है, ठीक है, कि ये इमोजी के यूजेस, ये पर्टिकुलर जो बॉक्स है आप लोगों के उसके लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये साथ में है, तो इसका यूज ना ही करें तो बेहतर होगा। यहाँ पे स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ की बात कर रहे थे। स्कोप का मतलब ये है, बिजनेस लॉ जो है, ठीक है, उसमें बेसिकली अपन देखें तो कौन कौन से जो मेन हेडिंग है, मेन पॉइंट्स है, बहुत सारी ऐसी एक्ट है जिसको अलग अलग तरीके से बहुत ही वाइडली इंक्लूड करा गया है। आपकी बुक में सिर्फ और सिर्फ इनके जो एक्ट की जो सिर्फ नाम है वही प्रोवाइड करवाए गए हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इनको किसी को भी अपने को लर्न नहीं करना है। सिर्फ अपने को काफी बार पूछा जाता है कि कोई भी बिजनेस लॉ की जो भी जैसे स्कोप के अंदर आता है कि सेल ऑफ गुड एक्ट है, वो कौन सी ईयर में मतलब यहाँ पे इन्फ्लुएंस मान सकते हैं। इसके अलावा कंपनीज एक्ट कौन सी अपन मान सकते हैं, ठीक है, बिजनेस लॉ कौन सी मान सकते हैं, पार्टनरशिप एक्ट कौन सी आती है, काफी बार नेगोशिएबल एक्ट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और इस तरीके के बहुत सारे अपने को दे रखा है। सबसे पहले ये कहते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसका थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन है, वो आपकी बुक में प्रोवाइड है, तो अपन पढ़ेंगे। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 है। ये सब एक्ट बाद में बने थे, सबसे पहले जो एक्ट बना था अपना वो था 1872। ठीक है, उसके बाद में सेल ऑफ गुड एक्ट है 1930। इसका पूरा का पूरा एक अलग से जब आप बीकॉम या बीबीए कर रहे हैं तो अलग से आपको पूरा का पूरा एक हेडिंग है, बहुत ही डिस्क्राइब में पढ़ने को मिलेगा।
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, कुछ हद तक पढ़ते भी है, थोड़ा बहुत अपन आगे भी पढ़ेंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ठीक है, 1882 बोला गया है। लर्न नहीं करना है अपने को, फिर मैं बता रही हूँ। स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ है, थोड़ा सा माइंड में क्लियर अपने को रखना है। जैसे बहुत ही बेसिक बेसिक जो एक्ट है उनके बारे में काफी बार पूछ लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन सा था, 1872 था। सेल ऑफ गुड एक्ट 1932। उसके बाद में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। काफी सारे बुक में इसका दूसरा भी है। अब कंपनी एक्ट जो है, ठीक है, उसको थोड़ा सा अभी फिलहाल जो भी कंपनी एक्ट चल रहा है, बहुत सारे मतलब इसमें चेंजेस हुए उसके बाद में। तो अपन ने लास्ट ईयर पढ़ा 11th के अंदर, बहुत ही डिस्क्राइब सी, तो वो है कंपनीज एक्ट 2013, सॉरी, कंपनी एक्ट 2013। उसके बाद लेबर एक्ट भी है, इंडस्ट्रियल लॉ एक्ट भी बनाया गया है अपनी इंडिया के अंदर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बहुत बार पूछा जाता है, 1986, 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद में आपकी फेमा आती है, फिर कॉपीराइट वगैरह से रिलेटेड बोला गया है, पेटेंट बोला गया है, ट्रेडमार्क वगैरह बोला गया है। इस तरीके की बहुत सारी एक्ट है, वो अलग अलग तरीके से सिर्फ नाम अपने को बता रखा है। अब जब अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो अपने को देखने को मिल रहा है नेक्स्ट जो अपना पॉइंट है वो है सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ। सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ यानी कि भारत में जितने भी लॉ हैं उनके सोर्सेज क्या है, उनके स्रोत क्या क्या बोले गए हैं। तो इसमें ये बोला गया है कि काफी टाइम तक आप देखेंगे तो आपके पीछे की हिस्ट्री जब अपन देखते हैं तो उसमें अपने को पता चलता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत ज्यादा टाइम तक इंडिया में जो है वो अपना इन्फ्लुएंस बना के गए थे। बहुत सारा, बहुत टाइम तक ट्रेड है वगैरह इस तरीके का जो एक्टिविटी है वो करके गए थे। अब की बार जो 11th में बुक आई है, लास्ट ईयर जो बुक थी उससे थोड़ा सा एनसीईआरटी की अब की बार बुक है, तो उसके अंदर फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें बहुत ही वाइडली है वो दे रखा है कि किस तरीके से अपने ट्रेड शुरू हुआ था, किस तरीके से बिजनेस कॉन्सेप्ट शुरू हुए थे, इस तरीके का। तो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी है, 11th के जो बच्चे हैं उनको। तो उसमें भी यही पता चलता है कि भाई ब्रिटिशर्स जो है वो काफी टाइम तक इंडिया में ट्रेड वगैरह करके गए थे। तो ये कह रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स इस तरीके के करके गए थे ना, तो आप बताइए कि आज का जो अपना एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है, आज का जो एजुकेशन सिस्टम अपना चल रहा है वो अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। वो जितने भी फॉरनर्स थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उनका दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है जिसको आज तक अपन फॉलो करते हैं और पढ़ते आ रहे हैं। वो अपना एजुकेशन सिस्टम नहीं है। अपना एजुकेशन सिस्टम क्या कहता था कि अपन गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, ठीक है, या फिर संस्कृत जो लैंग्वेज थी, हिंदी जो अपनी लैंग्वेज थी, उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया था। सबसे ज्यादा जो कमांड है वो स्टूडेंट्स की उस टाइम पे संस्कृत और हिंदी जो लैंग्वेज है उसके ऊपर हुआ करती थी। एजुकेशन सिस्टम के नाम पे अपन ये देखते थे कि बहुत सारी उस टाइम की यूनिवर्सिटीज है वो ओपन हो रखी थी, जो आज के टाइम में रन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो जितना भी एजुकेशन सिस्टम आज अपन पढ़ रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम को आज अपन फॉलो कर रहे हैं, वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम नहीं है, वो ब्रिटिशर्स का दिया हुआ एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, जो इंग्लिश जो अपन कहते हैं। इसमें जब अपन बात करते हैं कि सोर्सेस ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ की बात करते हैं, तो काफी टाइम तक जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर राज किया है, तो उस टाइम में और उन्होंने क्या करा है कि लॉ से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी रूल रेगुलेशन है, तो ये कहा जाता है कि इंडियन लॉ जब अपन पढ़ रहे हैं तो इंडियन लॉ में ज्यादा से ज्यादा सोर्स है और कंडक्ट जो है, ठीक है, जितनी भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी एक्ट वगैरह है, ये किससे रिलेट करती है, ये ब्रिटिशर्स का जो लॉ वगैरह है उससे काफी हद तक मिला जुला लॉ है। इसीलिए आप कहीं भी पढ़ेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अपना जो बिजनेस लॉ है इसको इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कुछ हद तक ये मैच करता है ब्रिटिशर्स का जो लॉ है वो और अपना जो इंडियन इंडियन लॉ है जो, ठीक है, उसकी एक्ट वगैरह है, ये काफी हद तक मिली जुली है, इसलिए कहा जाता है कि इसको इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से भी अपन जानते हैं। चैट बॉक्स में क्या हो रहा है? मैम लास्ट क्लास में आपने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कि कितना याद है, नहीं पढ़ा था। हाँ हाँ, मैंने बुक के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कोई? ओके। ये अभी जो चल रहा है उसके, उसको आगे आगे जो पहले पढ़ाया था वो, अभी जो चल रहा है उसको
पढ़ के आगे आएगा जो पहले पढ़ा था वो। नहीं नहीं, ये सोर्सेज ऑफ ये कह रहे हैं मैम बिजनेस लॉ की जब अपन बात करते हैं तो बिजनेस लॉ की भी गगन अपन ने डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग ये करी थी, जो कि लास्ट आपने क्लास में अगर देखा हो तो मंथन ने सेम टू सेम डेफिनेशन है वो बताई थी। तो उसको मैंने भी ये बताया था कि बिजनेस लॉ की जब अपन बात करते हैं ना, तो बिजनेस लॉ में जितने भी अपन ये मान के चलते हैं कि जितने भी रूल रेगुलेशन और राइट वगैरह की जब अपन बात करते हैं, तो वो सारे के सारे जब अपन बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस लॉ के अंदर ही इंक्लूड होते हैं। या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जितने भी रूल है रेगुलेशन है या सिविल लॉ वगैरह है, इन सबको भी अपन लॉ के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग राहुल। ठीक है, इसकी पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो अपन ये वाला टॉपिक में करवा देती हूँ, उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं। तो जब अपन सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश कॉमन लॉ सबसे पहला आपका पॉइंट आता है। जस्ट मैंने आपको बताया कि इंग्लिश कॉमन लॉ आपको इसीलिए यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा क्योंकि जितना भी ब्रिटिशर्स लॉ है और अपना इंडिया का लॉ है वो काफी हद तक मिलता जुलता सा है, काफी चीजें हैं वो इसमें इन्वॉल्व करी गई है, इसलिए इसको इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से भी अपन जानते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ये कहा जाता है कि जब इंग्लिश कॉमन लॉ की बात करें ना तो इंग्लिश कॉमन लॉ इंग्लैंड का बहुत ही पुराना एक मतलब लॉ है। ठीक है, जिसको अपन फॉलो करते हैं, तो सेम टू सेम कुछ हद तक इंडिया में भी फॉलो करा जाता है। उसके बाद आपकी बुक में ये कहा गया है कि एक्ट इनेक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेटर, एक्ट इनेक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेटर की बात ये कही गई है कि आप देखेंगे कि जितने भी रूल रेगुलेशन है, जितने भी एक्ट को अपन फॉलो करते हैं, वो ये कहा गया है कि अपने देश की जो मतलब ये बोली गई है हाई कमांड, जिसमें अपन बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि अपने देश की मतलब संसद है। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या कहते हैं कि दो तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं। इसमें विधानसभा वगैरह होती है, राज्यसभा वगैरह होती है, जो कि सेंट्रल और स्टेट के अकॉर्डिंग डिवाइड करी जाती है। उसके अकॉर्डिंग इसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन और एक्ट है वो डिवाइड किए जाते हैं। तीसरी चीज अपन बात करें कि आपकी बुक क्या कह रही है, ये कह रही है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन क्या कह रही है कि जितनी भी कोर्ट है अपने इंडिया के अंदर, तो कोर्ट को इतना राइट दिया गया है कि जितने भी डिसीजन होंगे या इंपॉर्टेंट डिसीजन होंगे उनको सबसे ऊपर माना जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे आपने देखे होंगे इस तरीके के पॉलिटिशियन वगैरह जो आज फ्रॉड वगैरह के केसेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारे इस तरीके के आपने केसेस देखे होंगे। तो उसमें अपन मान के क्या चलते हैं कि जब कोर्ट है, ठीक है, तो कोर्ट का डिसीजन हर एक इस तरीके के मतलब एक पावर से ऊपर माना जाता है। ठीक है, इनको इतना पावर दिया गया है, इनको इतना राइट है कि ये अपने एक डिसीजन होते हैं उनको सबसे ऊपर रख पाए। तीन चीजें जैसे मैंने बताई है, सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ, इसका क्वेश्चन बहुत कम, एक नंबर में, 6 नंबर, 4 नंबर में कभी भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ डिस्कशन के लिए कि आप ये नहीं कह दो कि मैम ये वाला पॉइंट आपने करवाया नहीं। सोर्सेज ऑफ इंडियन बिजनेस लॉ में तीन चीजें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने आपको कहा इंग्लिश कॉमन लॉ के नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे मैंने बोला एक्ट इनेक्टेड बाय इंडियन लेजिस्लेटर की भारत की जो संसद है, विधानसभा वगैरह है, इनसे बहुत ज्यादा मतलब ये मान सकते हैं इन्फ्लुएंस रहता है अपना जो रूल रेगुलेशन है, एक्ट वगैरह है। फिर जुडिशियल डिसीजन कि कोर्ट जो एक फाइनल डिसीजन लेता है उसी को इंडिया के अंदर फाइनल डिसीजन अपन मानते हैं कि अगर कोर्ट ने पॉजिटिव या नेगेटिव जिसी भी फेवर में जो भी डिसीजन ले लिया है, हर एक पर्सन को वो ही डिसीजन को फाइनल मानते हुए उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये चीज अपन देखते आए हैं। उसके बाद में बहुत सारे कस्टम है, मतलब रीति रिवाज। रीति रिवाज का मतलब क्या बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि मतलब जो अपनी कस्टम्स है, अपने जितने भी, उन सबको अपन नेग्लेक्ट कर ले। ठीक है, अपना एक्ट क्या कह रहा है कि इंडिया के अंदर मतलब ये मान लो कि हिंदू है, ठीक है, मोहम्मदन वगैरह है, मुसलमान वगैरह है, या फिर उनके जो रीति रिवाज है उनको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे चेंजेस वगैरह अपन मान सकते हैं, या बहुत सारे रूल्स वगैरह है इस तरीके के अपन को देखने को मिलेंगे। और लास्ट इसमें बोला है जस्टिस इक्विटी। ठीक है, इस तरीके का बोला गया है कि अपना जो कोर्ट है, अपना जो एक्ट है वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि एक सेकेंड, आपकी बुक में इस तरीके का मेंशन कर रखा है कि कोई भी जैसे इंडियन लॉ वगैरह है उसको करने के लिए जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन है, ठीक है, अगर वो अपने बिहाफ पे ही अपने जितने भी प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट कर लेता है, चाहे वो अपन बिजनेस लॉ की बात करें तो बिजनेस का अपन एग्जांपल लेंगे यहाँ पे,
तो मान लीजिए अपने ही बिहाफ पे अगर सॉर्ट आउट कर लेता है तो यहाँ पे कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर मान लीजिए कोर्ट अपन मतलब इंडिया के अंदर कोर्ट वगैरह है, रूल रेगुलेशन है, क्यों बनाए गए हैं? इसीलिए बनाए गए हैं कि अगर अपने लेवल पे कोई भी पर्सन है वो कोई भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर सकता तो वो कहा जा सकता है, वो कोर्ट के अंदर जा सकता है। और जितने भी कोर्ट में जितने भी मतलब केसेस वगैरह हैं उनका फाइनल जो भी एक सॉल्यूशन आएगा या जो ऑर्डर आएगा वो सभी को फॉलो करना पड़ेगा। ये कुछ सोर्सेज बताए गए हैं इंडियन लॉ के। इसके बाद में जब अपन बात करते हैं कि 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जस्ट अपन ने स्कोप ऑफ बिजनेस लॉ के अंदर सबसे पहले यही पढ़ा था कि 1872 का जो एक लॉ है वो अपने को क्या कह रहा है। एक सेकंड, आपकी बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं अलग जाके और थोड़ा सा आपको बताने की कर रही हूँ। 2 मिनट। जो कि आपकी बुक में नहीं है। जी, 1872 जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसका सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन आपकी बुक में मेंशन कर रखा है। अब क्या कहा गया है कि 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब इंडिया के अंदर आया था, ठीक है, उससे पहले कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो इंडिया में इससे पहले कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। सबसे पहले 1872 का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही इन्फ्लुएंस माना गया था, ठीक है, और वही इंट्रोडक्ट माना गया था। उसके बाद जब अपन माने तो इसका बेस जो है, ठीक है, एक बेस अपन कहेंगे तो वो एक बेस बोला गया है इंग्लिश कॉमन लॉ जो कि ब्रिटिश का है, ठीक है, और इंडिया के लॉ से काफी मिलता जुलता भी माना गया है, ठीक है। और जस्टिस है, फेथ है, इक्विटी है, इन सब चीजों को अपने लॉ के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंस दी गई है। उसके बाद जब अपन माने कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो 1 सितंबर 1872 से इन्फ्लुएंस हुआ था, ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब एक स्टार्टिंग जो बोले वो 1 सितंबर 1872 से हुई थी। उसके बाद इसमें बोला गया है कि 266 एक्ट है वो इन्वॉल्व करी गई है, ठीक है, 266 यानी कि 266 जो धारा है, एक्ट है, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई गई है। इसके अलावा अपन माने कि जब 1872 एक्ट डिसाइड करा गया था उसके बाद में जैसे कि अपन ने बोला था सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 आया था, ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट भी आया था। पार्टनरशिप एक्ट के बाद में नेगोशिएबल एक्ट वगैरह भी आया था, ठीक है, और पेटेंट है, ट्रेडमार्क वगैरह है, कॉपीराइट वगैरह है, ये सब जो एक्ट है ये सब आई थी 1872 के बाद। और वो भी कब हुआ था, ये बोला गया था कि 1872 की जो एक्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक अपन ये कह सकते हैं कंप्लीट भी नहीं है, कंप्लीट नहीं है, बहुत सारी कमियां इसके अंदर अभी भी है, फिलहाल भी है, ठीक है, और पूरा कंप्लीट इसको नहीं मान सकते, पर एक साथ वाइडली था, मतलब अलग अलग, जैसे सेल ऑफ गुड एक्ट अलग बना दी, ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट को अलग बना दिया, कंपनी एक्ट को अलग बना दिया, इस तरीके से कोई भी एक्ट नहीं थी। सबसे पहले जो एक कंबाइन एक्ट बनाई गई थी वो थी 1872 की, जो अपनी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वही लागू करी गई थी। अब ये कहते हैं कि धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि भाई अलग अलग इस वाइडली एक एक्ट के तहत अपने को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो अपन हर एक एक्ट को अलग अलग डिवाइड करते। इसीलिए सेल ऑफ गुड एक्ट बनाई गई थी, पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया था, कंपनी एक्ट बनाया था। इस तरीके की जितनी भी एक्ट है उनको डिवाइड करा गया था इन सबके बाद में। तो सबसे पहले 1 सितंबर 1872 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या है बेस, इंडियन कॉमन लॉ। इंडियन कॉमन लॉ जो है, सॉरी इंग्लिश कॉमन लॉ, इंग्लिश कॉमन लॉ है वो इसका बेस माना गया है, क्योंकि बहुत सारी जो मतलब एक सिमिलर सी बातें हैं जो कि अधिकतर लॉ जो है वो आपको ब्रिटिशर्स जो लॉ है उसकी जब आप पढ़ेंगे किताबें कहीं भी जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी आपको सिमिलर मिलेगा। और इंडियन जो कॉमन लॉ है अपना, इंडियन जो अपने बिजनेस लॉ है उसमें भी बहुत सारी सिमिलरिटीज है, वो आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकती है। इसलिए अपन इन दोनों को एक मान सकते हैं, मतलब काफी हद तक अपन मिला जुला मान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि इसके अंदर भी अपन माने तो ये कह रखा है कि भी अगर इस रूल रेगुलेशन को कोई फॉलो नहीं कर रखा है तो उनसे रिलेटेड हम अलग जो मतलब अपन कह सकते हैं पनिशमेंट वगैरह है उन सब का भी दे रखा है इसके अंदर डिटेल। फिर ये एक सेकेंड, सेक्शंस है, बिल्कुल सही है सीमा, ये मैंने आई थिंक इसमें ये बोला है कि इसके
मैंने क्या बोला था आपको, एक्ट बोली थी क्या? ये सेक्शंस है, 266 जो है वो इसके अंदर सेक्शंस है, ठीक है। और 1 सितंबर 1872 ये एक नंबर में काफी बार पूछा जाता है। अब ये देखिए आप, इसके अंदर कह रखा है कि अलग अलग एक्ट है वो डिसाइड कर रखी है, जो कि आप पढ़ेंगे। आपकी 12th में तो इतना डिस्क्राइब नहीं कर रखा है, सिर्फ आपको बता रखा है। सबसे पहले सेक्शन 1 to 75 अपने को क्या कह रहा है, प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी अपन आगे पढ़ेंगे, डिटेल में भी पढ़ेंगे। और प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक जितने भी प्रिंसिपल्स है कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो सेक्शन 1 to 75 के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, क्वासी और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी सिंपल या बेसिक जो प्रिंसिपल है वो सारे के सारे। सेक्शन 76 से 123 यानी 123 क्या कह रहा है, सेल ऑफ गुड एक्ट जो 1930 थी उसी को रिपीट करा गया है कहीं ना कहीं, सेक्शन 76 to 123। उसके बाद कहा जा रहा है सेक्शन 124 to 147 यानी कि 124 से 147 तक कॉन्टेक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी के लीगल जो प्रोविजन है, रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है उनको इन्वॉल्व करा गया है। अब देखो इंडेमनिटी जो है उसके अंदर अपन आगे पढ़ेंगे, दो पार्टी होती है, आइडेंटिटी फायर और आइडेंटिटी होल्डर। क्या कर रहा है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी को ये बता रही है कि इन फ्यूचर आपकी जितनी भी आपका लॉस है उसको कंप्लीट या कुछ हद तक बियर करने का जो एक मतलब एक अपन ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक या कंप्लीट तो नहीं पर कुछ हद तक हम क्या करेंगे, आपको लॉस को, जैसे इंश्योरेंस वगैरह में होता है ना, पर ये इंश्योरेंस से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो दो पार्टी बोलते हैं, आइडेंटिफायर और आइडेंटिटी होल्डर। उसके बाद में गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है, तीन चीजें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। एक अपन कहेंगे इसमें प्रिंसिपल, दूसरा है श्योरिटी, तीसरा है क्रेडिटर, जिसको अपन डेटर क्रेडिटर वगैरह बोलते हैं, प्रिंसिपल डेटर वगैरह। तो वो तीन चीजें अपनी इन्वॉल्व होगी किसके अंदर, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में सेक्शन 148 टू सेक्शन 181 यानी कि सॉरी 148 से लेके 181 तक का जो सेक्शन है वो अपने को यहाँ पे डिफाइन करेगा जितने भी बेलमेंट के और प्लेस के कॉन्ट्रैक्ट है। बेलमेंट में मैंने आपको बताया था, याद हो तो, दो पार्टी होती है, एक होता है बेलर, दूसरा होता है बेली, ठीक है। तो यहाँ पे एक देने वाली पार्टी है, दूसरी उसको एक्सेप्ट करने वाली पार्टी है। प्लेस, प्लेस वाला गिरवी वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है, जिसमें पॉनर और पॉनी दो अपने डिफाइन होंगे। ये भी थोड़ा बहुत बेस आपको बता रखा है, आगे अपन डिफाइन करेंगे। उसके बाद में लास्ट सेक्शन बता रखा है, सेक्शन 182 टू 238, सेक्शन 182 से 238 तक यानी 182 से लेके 238 तक के प्रोविजन है वो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट को ही डिफाइन करेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि एजेंसी का ये कॉन्ट्रैक्ट है, कितना वाइड कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। तो एजेंसी में क्या करेंगे, एजेंट होता है, प्रिंसिपल होता है, ठीक है, इस तरीके का, जो कि अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करने का काम होता है। ऑफरर, ऑफरी भी हो सकता है क्या। सीमा क्या होता है कि जब अपन स्टार्टिंग में जब अपन डिस्कस करेंगे ना, सबसे पहले जैसे कि अपन बेस अपन स्टार्ट करते हैं, एग्रीमेंट हुआ, अपना कॉन्ट्रैक्ट बना, तो जब अपन वहां से स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपने सामने जो भी मैंने आपको बताती है वो क्या होता है, एक पार्टी जो एक मतलब प्रपोजल मेंशन कर रही है, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस कर रही है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था। अब चेंज होते जाते हैं धीरे 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 धीरे, आपके बुक में जो बेलर बेली है, कहने को अपन उसको ऑफरर ऑफरी भी कह सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पे बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो नाम है वो चेंज होते जाएंगे, एजेंसी में दूसरे हो जाएंगे, प्लेस में दूसरे हो जाएंगे, ठीक है। और जो अपने आइडेंटिटी जो अपन आइडेंटिटी का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे उसमें चेंज हो जाएंगे, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में चेंज होते जाएंगे। तो क्या बोला गया, आपने बोला मैं ऑफरर और ऑफरी, आई थिंक यही बोला है जी। तो यहाँ पे जो प्रपोजल मेंशन करने वाला पर्सन है, ठीक है, वो तो ऑफरर है। और एक्सेप्टेंस, जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पार्टी, जो भी सेकंड पार्टी है, वो ऑफरी है, ठीक है। ऑफरर और ऑफरी, एक ने ऑफर मेंशन करा तो इसके बहुत सारे अपन नाम ले सकते हैं, पर हाँ ये याद रखेंगे अपन कि स्टेप बाय स्टेप जैसे ही चेंजेस अपन ले रहे हैं, ठीक है, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ कुछ चेंजेस अपन देख रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेटिकली इनके नाम जो है वो पहले वाले भी अपने को याद रखने पड़ेंगे और नेक्स्ट वाले जो है वो भी कंफ्यूज नहीं होना, एक के बाद अपने को चेंज होते हुए मिलेंगे। तो इसको स्टार्टिंग में अपन ये कह सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा कि प्रपोजल, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम होगा कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, नहीं नहीं इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस जो मैं आपको बता रही हूँ उसकी जगह आप ऑफरर और ऑफरी बिल्कुल मेंशन कर सकते हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है।
पर अपन ये मान ले कि भाई आगे जब अपन प्लेस वगैरह की बात करेंगे या फिर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की करी अपन ने बात, या फिर सेल ऑफ गुड एक्ट में अपन ने बहुत सारी इस तरीके का, तब अपन इसको नाम है वो चेंजेस होते जाएंगे, बाकी इनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। प्रपोजल रखने वाला ऑफरर ही कहलाएगा, बेलर वही सेम पार्टी है, और बेली अपन किसको कह रहे हैं, जो कि उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वही एक्सेप्टेंस हुआ, वही ऑफरी हुआ, वही उसको बेली भी अपन मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और पॉनर और पॉनी में भी सेम होगा, पॉनी की जो सिचुएशन है वो एक्सेप्टेंस वाली है सेम, और पॉनर जो है वही बेलर है, वही ऑफरर है, और वही कौन है, एक प्रपोजल जो मेंशन कर रहा है वो बंदा है, ठीक है। तो इनके नाम है वो स्टेप बाय स्टेप जो आगे अपन पढ़ेंगे उसमें चेंज होते जाते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट में कोई चेंजेस इसमें नहीं, ठीक है। ओके ओके, और किसी को भी अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो वो बता सकते हैं। बहुत ही तरीके से मतलब एक एक चीजें समझ के अपने को करना है, क्योंकि कंफ्यूज होगे, रटोगे, तो आगे का जितना भी मैं पढ़ाऊंगी वो समझ नहीं आएगा। और 9th चैप्टर जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो आप ये मान लीजिए कि 9th चैप्टर बेस है 10th चैप्टर। अगर 9th बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, जितनी भी अपन मैं टर्मिनोलॉजी आपको करवाऊंगी ना, 40 to 45 जितनी भी टर्मिनोलॉजी आपको दे रखी है, एकदम दिमाग खोल के पढ़िएगा, एक एक का जो मीनिंग है वो अलग अलग है, ठीक है। और 10th चैप्टर में सेम आप खोल के देख लीजिए, अभी किसी के पास भी बुक है तो मैं सिर्फ बोल रही हूँ, वही आप खोल के देख लो, जितनी भी टर्मिनोलॉजी आप इसमें पढ़ेंगे उसको डिस्क्राइब करके मेंशन कर रखा है चैप्टर 10 के अंदर। तो चैप्टर 10 अगर बहुत ही इजी तरीके से आपको पढ़ना है, सिर्फ पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर 9th चैप्टर बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो। और अगर 9th चैप्टर दिमाग में नहीं जा रहा है, कंफ्यूज आपको, तो फिर 10th चैप्टर आप पढ़ो या नहीं पढ़ो सब बराबर है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर भर भर के क्वेश्चन है वो चैप्टर 9 और 10 से ही आपको मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और ये सिर्फ इतना नहीं है कि भी सिर्फ 12th कर रहे हो आगे जाके काम नहीं आएगा, ये तो बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, ठीक है, ये सब जो बुक है इनमें पर्टिकुलर जो आपकी चैप्टर है वो पूरी बुक है जिसको इंडियन लॉ पूरी की पूरी बुक पब्लिश करी गई है, तो वो सब आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आई थिंक सभी को क्लियर है, यहाँ पे किसी को कंफ्यूजन नहीं है। दिशा, राहुल, समीर, संजना, विनय, यशराज, फटाफट बताइए, वरना मैं पूछ लूंगी, ठीक है। वरना मैं ये पूछ लूंगी कि भाई कितना आप लोग पढ़ पाए हो, कितना आप लोगों ने करा है अभी लर्न, कितना आप समझ पाए हो, मैं पूछूंगी आपसे क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। और ओके 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 डन। इसके आगे जब अपन बढ़ रहे हैं, सबसे पहले अपने को देखने को मिला है मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, अगर 2 या 3 बारी साथ साथ में बोलोगे ना तो भी आपको लर्न हो जाएगी, ठीक है, अलग से लर्न करने की भी जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे वर्ड्स है, लैटिन वर्ड है, उनको कंबाइन करके वर्ड आया है अपना कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपन बात करेंगे भाई इसके अंदर किसी भी चीज को एक कंबाइन करना, ठीक है, जोड़ना, ये सब चीजें आती है कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग जब अपन ले तो। अब जब अपन कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, ठीक है, मतलब एक तरीके से अगर अपन चले तो कॉन्ट्रैक्ट से पहले अपने को बात करनी है किसकी, एग्रीमेंट की। पर आपकी बुक में सबसे पहले डेफिनेशन मेंशन कर रखी है कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले क्या करेंगे अपन, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन देखे तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ मतलब ऐसा लॉ जो कि हर एक तरीके से चेंजेबल हो, ठीक है, फ्लेक्सिबल तरीके से अपन कह सकते हैं, जो इजीली कन्वर्ट कर पाए, वो चीज होगी इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट की डेफिनेशन में जस्ट बताऊंगी आपको। सबसे पहले सबसे इजी डेफिनेशन की जब अपन बात करते हैं ना, तो प्रोफेसर पॉलक ने सबसे इजी डेफिनेशन मेंशन करी है, एवरी एग्रीमेंट, ठीक है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट। दोनों चीजें जस्ट मैंने बताई, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे इजी डेफिनेशन, इससे इजी नहीं हो सकती। एवरी एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है। उसके बाद में और कोई डेफिनेशन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप करो, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दो ही चीज इसके अंदर मेंशन करी गई है कि कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट ले तो दो एसेंशियल एलिमेंट अपने सामने निकल के आ रहे हैं, पहला है एक एग्रीमेंट, दूसरा है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब जब अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो एग्रीमेंट को आप क्या कहेंगे? कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो इजी सी किसी को मतलब ऐसा ध्यान में हो, एग्रीमेंट लंबा चौड़ा आपको टाइप नहीं करना है, सिर्फ एग्रीमेंट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस के अलावा एज ए डेफिनेशन या वर्डिंग में अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप एग्रीमेंट के बारे में क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही इजी है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज एन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ठीक है, ये दोनों चीजें मिलके बनी कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो वर्ड आ रहा है अपने सामने एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट को आप क्या कहेंगे? सेट ऑफ प्रॉमिस, वेरी गुड मंथन, वेरी गुड वंशिका, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस, वेरी गुड। ये कह रहे हैं कोई भी एक प्रॉमिस या फिर बहुत सारे प्रोमिसेस, यानी सेट ऑफ प्रॉमिस, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, दोनों ही चीजें इसके अंदर अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। सेट ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, वेरी गुड, इंक्लूडिंग कंसिडरेशन। अब ये बताइए, कौन बताएगा कि कंसिडरेशन मीनिंग जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी आई थिंक पूछा था, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न, वेरी गुड। ये देखिए इससे मंथन, कंसेंट क्या होता है? मंथन, कंसेंट क्या होता है? गगन, रिटर्न, RETURN, नॉट WRI। कंफ्यूज मत होइए, बार बार इसीलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। मंथन, कंसेंट को अपन क्या बोलेंगे बेटा? ठीक है, वो अपना रिटर्न के अंदर, ऑरल के अंदर गगन दूसरा वाला आएगा, ठीक है, इसको अपन RETURN रिटर्न ही लिखना है, ठीक है। कि फटाफट फटाफट बिल्कुल, कंसेंट होता है सहमति, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हुए आई थिंक आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कंसेंट की बात भी अपन करते हैं, आगे पढ़ेंगे, प्री कंसेंट भी अपन पढ़ेंगे आगे, तो उसका मतलब होता है सहमति। तो यहाँ पे अपन बिल्कुल आराम से डिस्कस कर रहे हैं क्या। यहाँ पे अपन ने बोला कि आप लोगों ने ही बताया है कि मैम प्रोमिस की बात अपन कर सकते हैं, सेट ऑफ प्रॉमिस की बात अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं? एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस इंक्लूडिंग या फॉर्मेशन ऑफ कंसिडरेशन, ठीक है। तो ये अपनी चीज कहलाएगा एक एग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन इज एन एग्रीमेंट। ये तो आप चाहे आराम से याद करो, चाहे दो तीन बार में कैसे भी, पर ये डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशन तो आपको आई थिंक याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, बहुत इजी है। तो आप दो तीन बार अगर साथ साथ भी दो तीन बार अगर सुन भी रहे हो तो भी वो चीज आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन, कंसिडरेशन के लिए मैंने बार बार आपको एक ही वर्ड यूज किया है, बहुत इजी लैंग्वेज में, कहीं भी बुक वगैरह में देखने बैठोगे तो वो इजी लैंग्वेज आपको शायद नहीं मिलेगी, ठीक है। आप चाहे ट्राई कर लेना एक बारी, गूगल वगैरह पे कर लेना किसी को ऐसा हो तो समथिंग इन रिटर्न यानी कुछ के बदले कुछ। जब अपन कॉमर्स की बात करते हैं ना, कॉमर्शियल कमर्शियल ट्रांजैक्शन वगैरह की बातें करते हैं, तो इसमें क्या आता है, जैसे कुछ कोई भी छोटा सा एग्जांपल ले कि मैंने आपसे एक बुक ली है और बुक के बदले में मैंने क्या किया है कि आप मान लीजिए एक शॉपकीपर है, ठीक है, स्टेशनरी वगैरह की शॉप है, और मैंने आपसे कोई भी एक बुक है वो परचेज करी है। अगर अपन परचेज नहीं कर रहे, मैं आपको ये कह रही हूँ, जैसे मैंने सीमा से बुक ली थी, ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि सीमा मुझे कुछ टाइम के लिए एक बुक चाहिए, तो सीमा ने मुझे दी है, तो एज ए रिस्पेक्ट, एज ए अफेक्शन, लव, कुछ भी अपन मान सकते हैं, वो सारी चीजें इन्वॉल्व है। वो अपना आ गया कौन सा? बेलमेंट, जो जस्ट मैंने वर्ड पढ़ाया है, आगे अपन पढ़ेंगे, तो वो आ गया अपना बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर कंसिडरेशन है ही नहीं। मैंने
सीमा को कुछ भी पे नहीं करा है उसके बदले में, ठीक है। और कुछ टाइम के लिए मैंने, जैसा ही मेरा जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सीमा को उनकी बुक है वो रिटर्न कर दूंगी, ऐसा सिस्टम है। दूसरी चीज अपन बात करें कि यहाँ पे मैंने एज ए सेलर और आपने एज ए, मतलब मैंने एज ए बायर और आपने एज ए सेलर क्या करा है, अपनी बुक को सॉल्व करा है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैंने उसको परचेज करा है तो बदले में उसका मान लीजिए 85 या 95 जो भी रुपीज हो रहा है वो मैं आपको क्या कर रही हूँ, पे कर रही हूँ। आपके लिए वो पैसा है, वो कंसिडरेशन फॉर्म है, ठीक है। आपके लिए जो फॉर्म है, आप ये नहीं कहेंगे बदले में मुझे 85 रुपीज चुकाए गए थे। जब अपन बिजनेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि मुझे मेरा कंसिडरेशन है वो मिल गया है, और मेरे लिए जो कंसिडरेशन फॉर्म है उस टाइम वो होगा एक बुक, ठीक है, दोनों के लिए। तो समथिंग इन रिटर्न, कुछ के बदले में कुछ जब चुकाया जाता है, वो भी किसी भी फॉर्म में चाहे हो, ठीक है, तो वो चीज अपनी कहलाएगी कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ टाइम के लिए वैलिड माना जाता है। ये चीज हमेशा मतलब दिमाग में सेट रखिए कि अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होगा। जैसे कि बिलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, पड़ोसी है, नेबर वगैरह है, ठीक है, सोसाइटी में अपन रहते हैं, कुछ टाइम के लिए लेन देन करते हैं, पर एक लॉन्ग टाइम के लिए जब बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी भी विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड नहीं माना जाता। इतनी चीज आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद में अपन ने कॉन्ट्रैक्ट की बात कर ली, डेफिनेशन वगैरह हो गई, अपन ने एग्रीमेंट की बात कर ली। तो एग्रीमेंट के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्टी प्रपोजल मेंशन कर रही है, दूसरा उसको एक्सेप्टेंस दे रही है, तो प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। दूसरी चीज, एक ऑफर, दूसरा ऑफरी, तो ऑफर प्लस ऑफरी इज इक्वल टू एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इतना चीज क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए फटाफट। ओके ओके, बिल्कुल। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपन ज्यादा ज्यादा एक साथ कंफ्यूजन वाला ये चैप्टर है तो एक साथ नहीं करवाऊंगी, थोड़ा थोड़ा करके करवाऊंगी, पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। जहां भी कंफ्यूजन हो उसी टाइम, ठीक है, आप बोल दे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। सबसे पहले 2-3 मिनट, 2 मिनट और आपका ले रही हूँ, ज्यादा नहीं लूंगी। सबसे पहले अब आप लोग बताइए फटाफट कि एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो क्या क्या पॉइंट्स है वो इन्वॉल्व करेंगे। फटाफट टाइप करो। सबसे पहले देखते हैं कौन टाइप करता है। एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेम है, कोई रटने वटने की जरूरत नहीं है, बुक का यूज आप नहीं करेंगे। अभी मंथन ने एक पॉइंट बताया था, गगन ने बताया था, सीमा ने बताया था, निकिता ने, सभी ने। वेरी गुड मंथन। टू और मोर पार्टीज, ठीक है, गगन ने भी सेम बोला है, टू और मोर पार्टीज लीगल। फिर निकिता कह रही है 2 पार्टीज होनी चाहिए, गगन कह रहे मैम एग्रीमेंट जरूरी है, बिल्कुल सही है। इंटेंशन शुड बी लीगल, बिल्कुल ठीक है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, वेरी गुड। फ्री कंसेंट बहुत जरूरी है। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, वेरी गुड। ऐसा क्यों हो रहा है, दो दो तीन ही स्टूडेंट है वही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब मैंने कुछ अलग नहीं पूछा, मैंने सिर्फ ये पूछा है जो भी आपको मैंने बताई है बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी बहुत जरूरी है मंथन, कि पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए। सेम सीमा ने लिखा है कि मैम कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी जरूरी है। गगन कह रहे हैं मैम लॉफुल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज, जैसे कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अपन कह रहे हैं तो एक तो कंसेंट होगी अपनी, एक होगा फ्री कंसेंट, और फिर है एग्रीमेंट ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल ऑब्जेक्ट। ये कुछ चीजें बिल्कुल आप जितने भी एक एक पॉइंट सब स्टूडेंट्स ने बताए ना, बहुत ही सही बताए हैं। सेम टू सेम आपकी बुक में भी आप देखेंगे तो एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की जब अपन बात करते हैं, ठीक है, आज से मैं पॉइंट्स के नाम नाम आपको बता रही हूँ। लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। और सीमा भी कुछ टाइप कर रहे हैं अभी। फ्रॉड, हाँ ये उसके अंदर आ जाएगा सीमा। अपन मैंने बताया था ना आपको कि 5 चीजें इन्वॉल्व इसमें होगी। साथ में 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। Good morning, students. Children, Kanchan ma'am will not take your Hindi class today. So after
period you can leave. Okay, children? Okay, thank you, ma'am. Good morning, ma'am. Thank you. Morning. ओके, आपका हिंदी क्लास है वो आज नहीं होगा, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद आपका हिंदी का होता है या फिर इकोनॉमिक्स का, जिसका भी रहता है, उसके बाद आप फ्री रहेंगे, ठीक है। वैसे मैम ने ग्रुप के अंदर मेंशन कर दिया था, पर जिस स्टूडेंट ने भी वहां पे मैसेज नहीं देखा हो, तो मैम ने दोबारा अनाउंस करा है वो चीज, तो आप देखें, ठीक है। बिल्कुल फ्री कंसेंट में 5 पॉइंट्स हैं, वो अपन इन्वॉल्व कर सकते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले अपन लेंगे कौन सा? कॉशन, फिर रहेगा अपना अनड्यू इन्फ्लुएंस, फिर रहेगा अपना मिस रिप्रेजेंटेशन, थर्ड अपना फ्रॉड रहेगा, फिर मिस रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और लास्ट रहेगा मिस्टेक। मिस्टेक को अपन इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टी के इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, जबकि कॉशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस और फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, चारों में अगर मान लीजिए जिस पार्टी के साथ, मतलब अपन ये मान सकते हैं कि जो भी पार्टी है जिसके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जो इंजर्ड पार्टी है, वो अगर अपना ये कह देती है कि ये जो जितने भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसको बीच में मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो चीज उनकी वैलिड मानी जाएगी, जिसके साथ इंजर्ड पार्टी जो होती है वो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा बहुत याद भी आपको सीमा, वेरी गुड बेटा। तो आज की जो क्लास है वो कंप्लीट करें, ठीक है, यहीं पे, जिसमें अपन ने जो बेसिक बेसिक स्टार्टिंग है वो सारी पढ़ ली है, ठीक है। इसके बाद में वैलिड एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इसके जितने भी पॉइंट्स है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन हो तो आप ग्रुप में भी मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हो। पिछले चैप्टर का, हाँ सीमा, आप जो आपका ग्रुप बना रखा है आप वहां पे वो कर लेंगी, तो मैं आपको ऑडियो है जिस भी फॉर्म में, मैं आपको बता दूंगी। सैंडविच मैन कौन बताएगा यहाँ पे, बताओ। मंथन, संदीप, गगन, अमन, निकिता, ईशिता। मंथन बाय नहीं है, पहले ये बता के जाओ कि सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट है वो किसे बोलोगे, उसके बाद में क्लास से जाना है। बताओ कौन बताएगा, यशराज बताएंगे। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट का ज्यादा कुछ अपने को करना ही नहीं है, क्या है, बहुत ही एक, मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक अलग सी एक ड्रेसिंग जो उनका सेंस होता है, ठीक है, वो वियर किए हुए रहते हैं। इसके अलावा फटाफट बताओ। सैंडविच मैन एडवर्टाइजमेंट 1 नंबर पे भी बहुत बार पूछा जाता है सीमा, मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, बिल्कुल सही है कि एक चलता फिरता एडवर्टाइजमेंट कह सकते हैं। फिर डबल साइड में बोर्ड लगाए हुए रहता है, जिसके अंदर वो बेसिक अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इट अट्रैक्ट पीपल, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये वियर बाय पर्सन, ठीक है, ये जो कॉस्ट्यूम होती है ये एक पर्सन ही वेयर करके रखता है, जो कि अपने आगे और पीछे, ठीक है, दोनों बोथ साइड में एक मैसेज है वो रिटर्न में लगाए रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मंथन, अब देखो इनका डाउट तो क्लियर करेंगे ना, ऐसे तो नहीं जा सकते अपन। मैंने एग्जांपल भी आपको बहुत दिया था कि अपन मतलब मैकडी के आसपास भी देख सकते हैं, वीवो है, ओप्पो है, इस तरीके की भी आप बहुत सारे देख सकते हो, जो एक पर्टिकुलर पीपल को इन्फ्लुएंस करने का, अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। साथ ही साथ डबल साइडेड बोर्ड है वो मेंशन किए रखते हैं, उस पर बेसिक इन्फॉर्मेशन लगाए रखते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा अपन, हाँ बिल्कुल, फूड स्टोर वगैरह पे, संजना सही कह रहे हैं आप, इस तरीके का अपन देख सकते हैं। तो सैंडविच मैन नाम पे अपने को नहीं जाना, क्या करना है कि मैम आगे पीछे होर्डिंग लगाया हुआ रहता है, उसके पीछे ऊपर एड प्रिंट होता है, और वो किसी भी स्टोर के बाहर या क्राउड प्लेस पर अट्रैक्ट करने के लिए रहता है। बिल्कुल कैफेज वगैरह पे होता है, फूड स्टोर वगैरह होते हैं, ठीक है।
थिएटर वगैरह के आसपास भी बहुत बारी अपन देख सकते हैं। आजकल जो मोबाइल वगैरह, फोन वगैरह की जो एसेसरीज वगैरह है, स्टोर वगैरह है, इन सब के बाहर भी इस तरीके का अपन एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत बारी आपने देखा भी होगा, जिनके साथ लोग क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा सेल्फीज वगैरह लेने के लिए एक जगह इकट्ठे होते हैं। ठीक है, मोस्ट वेलकम। सभी ने बहुत ज्यादा, मैंने तो एक ही लाइन बताई है, बाकी सब स्टूडेंट ने 2-2 मिनट दिए अपने। ठीक है, इस तरीके से डिस्कस करके चलो, अब ज्यादा टाइम नहीं ले रहे, आज की क्लास कंप्लीट करती हूँ।